दोस्तों, यह बात उस जमाने की है जब सूरज की पहली किरण से पहले मुर्गा बांग देता और गांवों में बैलगाड़ी की चरमराहट और मंदिर की घंटियों की आवाज ही सुबह का संकेत होती थी। उसी पुराने समय में भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था, गगनपुर। मिट्टी की महक, हरे भरे खेत और सीधी सादी जिंदगी से भरा यह गांव शांत था। लेकिन वहां का सबसे बड़ा जमींदार बालकराम अंदर से बेचैन था। वो बहुत अमीर था, बड़े बड़े खेत, कई नौकर चाकर, 3 पत्नियां, सब कुछ था उसके पास। बस एक कमी थी, संतान की। उम्र ढल रही थी और उसका दिल दिन ब दिन उदास होता जा रहा था। हर सुबह वो अपने विशाल आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, भगवान कब मेरी झोली भरेंगे। एक दिन गांव का ही एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, जमींदार साहब, एक साधु हैं, निराला नाम है उनका। वो अलग ही किस्म के इंसान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और कहते हैं जिसके जीवन में निराशा हो उन्हें कुछ न कुछ राह जरूर मिलती है। ये सुनते ही बालक राम की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें। अगली ही सुबह वो घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा और दोपहर होते होते पहाड़ियों के किनारे बसे उस छोटे से आश्रम में पहुंच गया जहां साधु निराला रहते थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। साधु ने बालक राम को देखते ही मुस्कुराकर इशारा किया, आओ बेटा, मैं जानता था तुम आओगे। बालक राम ने बैठते ही अपनी सारी परेशानी बता दी, उसकी तड़प, उसकी चाहत, उसका खालीपन। साधु ने ध्यान लगाया और फिर अपने झोले से 3 सुनहरे फल निकाले, चमकते हुए, जैसे कोई चमत्कार खुद आकार ले रहा हो। उन्होंने कहा, इन फलों को अपनी 3 पत्नियों को दे दो, हर एक को एक फल। जो भी इसे खाएगी उसके गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। बालक राम की आंखें भर आईं। उसने फल संभाले और झुककर आभार प्रकट किया। घर पहुंचकर उसने वही किया जैसा कहा गया था। 3 पत्नियों को एक एक फल दे दिए। 2 पत्नियों ने तुरंत फल खा लिया, खुशी से, उम्मीद से। लेकिन तीसरी पत्नी थोड़ी अलग थी, सीधी, शांत और सोचने वाली। उसने फल मेज पर रख दिया और रसोई में जाकर काम करने लगी। तभी न जाने कहां से एक नेवला आ गया और उसने चुपचाप मेज पर रखे उस फल को मुंह मार दिया। फल झूठा हो गया। थोड़ी देर बाद जब तीसरी पत्नी लौटी तो बिना कुछ जाने वह फल खा गई। समय बीतता गया, मौसम बदले, खेतों में नई फसलें लहराईं और बालक राम की हवेली में एक साथ 3 अलग अलग कक्षों में किलकारियां गूंज उठीं। उसकी 3 पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बालक राम की आंखों में खुशी के आंसू थे। 2 पुत्र तो बिल्कुल सामान्य थे, हट्टे कट्टे, सुंदर और तेजस्वी। पर जब तीसरे पुत्र को देखा तो उसका चेहरा और शरीर थोड़ा विचित्र था। उसकी आंखें तीखी थीं, बाल सुनहरे और चेहरा कुछ कुछ नेवले जैसा। बालक राम की हंसी ठिठक गई। वो उलझन में आ गया, यह क्या हो गया। कुछ दिनों तक तो उसने चुपचाप सब देखा, मगर अंततः अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वह फिर साधु निराला के पास जा पहुंचा। वृद्ध साधु तब भी उसी शांति से ध्यान में बैठे थे। बालक राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने 3 फल दिए थे। 2 बेटे तो बिल्कुल सामान्य हैं, मगर तीसरा बेटा नेवले जैसा है। क्या ये कोई गलती है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बालक राम, ये कोई गलती नहीं है। ये वही फल है जिसे नेवले ने झूठा किया था। जिस पत्नी ने उसे खाया उसका पुत्र उसी प्रभाव में आया। लेकिन याद रखो, वही पुत्र सबसे बुद्धिमान निकलेगा। वो तुम्हारे वंश की असली मशाल बनेगा। बालक राम चुपचाप लौट आया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या कोई नेवले जैसा दिखने वाला बालक सच में बुद्धिमान हो सकता है। उसने 3 बेटों के नाम रखे। सबसे बड़े को वीरेंद्र, जो तेज और ताकतवर था। मंझले को धीरेंद्र, जो शांत और समझदार था। और सबसे छोटे को महेंद्र, वही जिसे सब धीरे धीरे नेवला भाई कहने लगे थे। बचपन में जब 3 भाई साथ खेलते तो वीरू और धीरू आपस में जोड़ी बनाकर खेलते और महेंद्र को हमेशा अलग कर देते। तू तो छोटा है, अजीब दिखता है, हमारे खेल समझ नहीं आएंगे तुझे। महेंद्र चुपचाप एक कोने में बैठकर मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियां बनाता, पेड़ों से बातें करता या कभी किसी बूढ़े किसान से अनोखी बातें पूछता रहता। वह दिखने में भले अलग था, मगर उसके भीतर कुछ खास था। फिर कुछ समय बाद जब 3 भाई जवान हो चुके थे और हवेली के आंगन में खड़े थे, बालक राम ने उन्हें बुलाया। उसके हाथ में एक थैला था
जिसमें थोड़े थोड़े सिक्के रखे थे। उसने कहा, अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो, दुनिया में निकलो, मेहनत करो, अपना मुकाम ढूंढो। वीरू धीरू, ये लो कुछ धन और जाओ काम की तलाश में। जब नाम कमाकर पैसा बनाकर लौटोगे तभी असली सम्मान मिलेगा। उसकी आंखें महेंद्र पर ठिठकीं, पर उसने कोई सिक्का नहीं बढ़ाया। महेंद्र बस मुस्कुराया, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ही न हो। हवेली के बड़े आंगन में जब बालक राम ने अपने दोनों बेटों को काम की तलाश में रवाना किया, तब एक हल्की सी आवाज पीछे से आई, मैं भी नौकरी पर जाऊंगा, मैं भी अब बच्चा नहीं हूं, मैं भी पैसे कमा सकता हूं। यह आवाज थी महेंद्र की, जिसे सब नेवला भाई कहकर बुलाते थे। बालक राम ठिठका, पलटा और कुछ पल तक अपने सबसे छोटे बेटे को गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता थी, एक अजीब सी दुविधा। वो बोला, बेटा, तू बहुत छोटा है, तेरा शरीर बाकी भाइयों जितना मजबूत नहीं है, बाहर की दुनिया आसान नहीं है, कोई तुझे नौकरी पर रखेगा भी नहीं। लेकिन महेंद्र की आंखों में कुछ और ही था। वो बोला, बाबा, मेरी लंबाई भले कम हो, लेकिन मेरा हौसला बहुत ऊंचा है। बालक राम कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। महेंद्र ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जिस पर उसके दोनों बड़े भाई पहले ही निकल चुके थे। कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वीरू और धीरू तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पीछे पीछे उनका सबसे छोटा भाई भी उसी मंजिल की ओर चला आ रहा है। धूप कड़क थी, खेतों की मिट्टी तप रही थी और पसीने से उनकी कमर तक की कमीज भीग चुकी थी। तेज धूप और लंबा सफर, दोनों भाइयों के चेहरे थकान से लथपथ हो चुके थे। चलते चलते प्यास ने भी अब गला जला दिया था, मगर चारों तरफ न कोई नदी, न तालाब, और पेट भी भूख से कराह रहा था। तभी उन्हें थोड़ी दूर एक ऊंचा नारियल का पेड़ दिखा। दोनों की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी रेगिस्तान में पानी दिख जाए। वे दौड़कर पेड़ के पास पहुंचे, मगर एक बड़ी दिक्कत थी, उन्हें पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। एक ने दूसरे से कहा, यार, तू कोशिश कर, मैं नीचे पकड़े रहूंगा। दूसरे ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आधा चढ़ते ही गिर पड़ा। कई बार कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। थक हारकर बैठते हुए एक भाई बोला, काश नेवला भाई यहां होता, वो तो बंदर जैसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता, एक झटके में नारियल तोड़ लाता। दूसरे ने हामी भरी, हां, दिखने में अजीब है, पर उसमें कुछ अलग तो है। और तभी धूप में तपती उस वीरान राह पर अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं यहीं हूं भाइयों, तुम्हारे ठीक पीछे। दोनों भाई चौंक पड़े। मुड़कर देखा तो सामने नेवला भाई खड़ा था, वही नन्हा सा, फुर्तीला, हंसमुख और सबसे अलग सा। एक पल को दोनों भाइयों की आंखों में राहत की लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने सूखे गले में पानी भर दिया हो। अरे वाह, तू तो सच में आ गया, वीरू ने कहा। चल जल्दी पेड़ पर चढ़ और हमें नारियल दिलवा दे, प्यास के मारे हाल बुरा है। महेंद्र मुस्कुराया, बिना कुछ बोले एक झटके में पेड़ पर चढ़ गया और पलक झपकते ही उसने कई ताजा नारियल नीचे गिरा दिए। भाइयों ने नारियल का ठंडा पानी पीकर चैन की सांस ली। फिर महेंद्र की पीठ थपथपाई, तू वाकई काम का है भाई। वो बस मुस्कुरा दिया। थकावट अब भूख में बदल चुकी थी और तीनों भाई फिर से सफर पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बेर का पेड़ दिखा। हरे पत्तों के बीच लाल लाल रसीले बेर चमक रहे थे, मानो खुद उन्हें बुला रहे हों। लेकिन पेड़ के चारों ओर तीखे कांटे थे और ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। वीरू और धीरू ने कोशिश की, लेकिन कांटों ने उनके हाथों को घायल कर दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी झिझक के साथ कहा, नेवला भाई, क्या तू? महेंद्र ने बिना किसी सवाल के हां में सिर हिलाया और फुर्ती से कांटों के बीच से रास्ता बनाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। उसने कुछ ही पलों में ढेर सारे बेर नीचे गिरा दिए, इतने कि पेट भरने के बाद भी बच जाएं। दोनों भाई मन ही मन थोड़े शर्मिंदा थे। ये वही भाई था जिसे वो अक्सर छोटा समझते थे और अब उसी से बार बार मदद ले रहे थे। खा पीकर थकान ने अब बदन पर कब्जा कर लिया था। सूरज अब ढलान पर था और तीनों भाइयों ने एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सूखी घास पर लेटते ही आंखें बोझिल होने लगीं और एक एक कर दोनों बड़े भाई गहरी नींद में डूब गए।
जब नेवला भाई की आंख खुली और उसने चारों ओर देखा तो वो सन्न रह गया। वीरू और धीरू बिना कुछ कहे उसे छोड़कर जा चुके थे। कुछ पल तक वो वहीं बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद कभी किसी के लिए जरूरी था ही नहीं। फिर उसने अपने आप को समझाया, जैसे कोई खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हूं, शायद इसीलिए सब मुझे पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन रुकूंगा नहीं, चलना तो पड़ेगा। उसने अपनी पोटली उठाई और अकेले ही शहर की तरफ चल पड़ा, बिना किसी दिशा के, बस एक उम्मीद के सहारे। दूसरी तरफ वीरू को एक बड़े जमींदार के यहां शानदार नौकरी मिल गई। उसके बल, चालाकी और ऊंचे कद को देख सब प्रभावित हो गए। धीरू को भी एक सेठ के यहां काम मिल गया। उसकी समझदारी और बोलने के ढंग ने सबका दिल जीत लिया। दोनों भाई शहर में सेठ हो गए और दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मगर नेवला भाई के हिस्से में फिर वही तिरस्कार आया। हर दरवाजे पर उसे नकार दिया गया। तू बहुत छोटा है, कमजोर है, तुझसे क्या होगा? हर बार वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर से थोड़ा और टूट जाता। आखिरकार वो एक चालाक व्यापारी के घर पहुंचा और बोला, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पैसे नहीं लूंगा। व्यापारी चौंका, बिना पैसे? ऐसा नौकर तो किस्मत से मिलता है। उसने सोचा, क्यों ना इस छोटे से लड़के को अपने शरारती बेटे की देखभाल में लगा दूं? न पैसा देना पड़ेगा और न कोई झंझट। नेवला भाई को रख लिया गया। सिर्फ एक ही काम था, उस छोटे से बिगड़ैल लड़के का ध्यान रखना। अगले दिन व्यापारी अपने काम पर चला गया। घर में अब सिर्फ दो ही लोग थे, वो लड़का और नेवला भाई। लड़के की मां पहले ही गुजर चुकी थी और अब व्यापारी अपनी सारी जिम्मेदारी इस नन्हे से नौकर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो गया था। लेकिन नेवला भाई को जो सामना करना पड़ा वो किसी तूफान से कम नहीं था। लड़का पूरे घर में ऐसे दौड़ता जैसे घर नहीं, कोई मैदान हो। कभी दीवार पर चढ़ता, कभी बर्तन गिराता, कभी किसी कोने में छिप जाता। नेवला भाई उसे पकड़ते पकड़ते हाँफ गया। दिन भर ऐसे ही चलता रहा और आखिर में वो इतना थक गया कि एक बार छत से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसके घुटनों में चोट लग गई। रात ढलते ही जब व्यापारी काम से लौटा तो नेवला भाई ने हिम्मत करके पूरे दिन की सच्चाई बता दी। कैसे उसका बेटा पूरे घर में ऊधम मचाता रहा, कैसे उसे छत से गिरा दिया और कैसे उसने एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। लेकिन व्यापारी तो जैसे उसी का मजाक उड़ाने के मूड में था। वो ताली बजा बजाकर हंसने लगा और बोला, अरे तू भी क्या याद रखेगा, मेरा बेटा ऐसा ही है। कितने नौकर आए, कितने भागे, किसी की तो आंख तक फूट गई थी, तू तो फिर भी ठीक है। वो हंसता रहा और नेवला भाई अंदर से टूटता रहा। अगले 2-3 दिन तक भी वो पूरे मन से उस बच्चे की देखभाल करता रहा, खाना खिलाना, सफाई करना, खेल खिलाना। लेकिन हर बार उसे बदले में मिली सिर्फ गालियां, धक्के और झुंझलाहट। व्यापारी भी कुछ कम नहीं था, न उसके खाने का ढंग से इंतजाम करता, न ही उसे आराम करने देता। शाम को घर आता और बेटे की झूठी शिकायतें सुनकर उसी नेवला भाई पर चिल्ला पड़ता, तू ही निकम्मा है, एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुझसे। और उस मासूम के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर एक रात जब सब सो गए थे, नेवला भाई एक कोने में बैठा बहुत देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, बस बहुत हो गया, अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त है। जैसे को तैसा यही सही रहेगा। वो अब सिर्फ एक बच्चा या कमजोर नौकर नहीं था, अब वो सोचने और समझने लगा था। उसने देखा कि व्यापारी किस तरह लोगों को छलता है, पैसों के पीछे अंधा होकर कैसे दूसरों की जिंदगी तबाह करता है, कभी तौल में कम, कभी दाम में ज्यादा, हर बात में बेईमानी और लालच। और फिर जो दौलत कमाता उसे छुपा कर रखता, किसी को न बताता न दिखाता। वक्त बीतता गया, दिन बदले, पर व्यापारी का बर्ताव और ज्यादा खराब होता गया। लेकिन इस बीच धीरे धीरे नेवला भाई ने उस शैतान बच्चे को काबू में करना शुरू कर दिया। अब वही बच्चा जो उसे दौड़ाता था, अब उसकी बात मानने लगा था। उसके अंदर की मासूमियत जैसे नेवला भाई की सच्चाई से धीरे धीरे जागने लगी थी। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी था, उस व्यापारी को उसकी असलियत का आईना दिखाना। और नेवला भाई अब पूरी तैयारी में था। नेवला भाई अब सिर्फ एक सीधा सादा लड़का नहीं रह गया था, वो अब समझ चुका था
कि इस दुनिया में कुछ लोगों को उनकी ही चाल में फंसाकर हराया जा सकता है। उसने उस छोटे मगर शरारती लड़के को काबू में करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाल ली थी, और इस बार उसका हथियार था भूख और प्यास। रोज की तरह जब व्यापारी घर से बाहर निकला, थोड़ी ही देर बाद लड़के का पेट मचलने लगा। भूख लगी है, कुछ खाने को दे, वो चिल्लाया। नेवला भाई ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और सख्त आवाज में बोला, अगर तू खाना खाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, और अगर पानी पिएगा तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, बता दे, तेरे पिता ने कहां कहां अपने सोने के सिक्के जमीन में छुपाए हैं। लड़का पहले तो चौंका, फिर सोच में पड़ गया। पेट की आग जब दिमाग से तेज जलने लगे, तब इंसान सबसे बड़ी बात भी उगल देता है, और यही हुआ। लड़के ने एक ठिकाने का नाम बता दिया। नेवला भाई उसी वक्त गया, मिट्टी खोदी और वहां से चमचमाते सिक्के निकाल लिए। अब अगला काम था उन्हें छुपाना, ताकि व्यापारी को पता भी न चले। उसने वो सारे सिक्के आटे में मिलाकर उस जमींदार के घर में बंधी एक सूखी मरियल सी गद्दी को खिला दिए, जिसे कभी कोई घास तक नहीं डालता था। अगले दिन फिर वही हुआ। लड़के को भूख लगी और नेवला भाई ने उसकी भूख के बदले नए गड़े धन का पता पूछा। लड़का मजबूरी में एक और जगह बता देता, और नेवला भाई हर बार वही करता। सिक्के निकालता, आटे में लपेटता और गद्दी को खिला देता। दिन बीतते गए और गद्दी की हालत भी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसकी आंखों में चमक आने लगी थी और उसके चलने में कुछ तेजी आ गई थी, जैसे सोने की ताकत उसके खून में दौड़ रही हो। उधर व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी घड़ी हुई दौलत कैसे गुम होती जा रही है, लेकिन वो इतना खुद में डूबा हुआ था कि कोई शक भी नहीं कर सका। और जब नेवला भाई ने हर गड़ा हुआ खजाना निकाल लिया, तो वो एक शाम खुद से बोला, अब बहुत हो गया, अब घर लौट चलना चाहिए, पर इस बार खाली हाथ नहीं, सबक के साथ। जब नेवला भाई ने देखा कि अब उसके पास सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, बल्कि अच्छा खासा धन भी है, तो उसके दिल में एक ख्याल उठा, अब समय आ गया है घर लौटने का, और सबसे पहले अपने भाइयों को साथ लेकर चलना चाहिए। उसी रात वो शहर में इधर उधर भटका और आखिरकार वीरू और धीरू को ढूंढ ही लिया। दोनों अब अच्छे पदों पर थे, बढ़िया कपड़े पहने हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास, और जैसे ही नेवला भाई ने उनसे कहा, हमें अब घर लौट चलना चाहिए, काफी कमा लिया, मां बाबा भी हमें याद कर रहे होंगे, तो दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, कल सुबह निकलते हैं। अगली सुबह तीनों भाइयों ने अपना अपना सामान बांधा, धूल भरे शहर की गलियों से गुजरते हुए जैसे कोई मिशन पूरा करके लौट रहा हो। वीरू और धीरू अपने अपने मालिक से विदा लेने चले गए, और नेवला भाई भी आखिरी बार उस व्यापारी के सामने जा खड़ा हुआ जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था। व्यापारी थोड़ा हैरान था, बोला, सच कहूं तो मुझे दुख हो रहा है कि तुम जा रहे हो, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, पर चलो, जाते जाते कुछ मांग लो, जो चाहो दूंगा। नेवला भाई ने बिना झिझक कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सूखी दुबली सी गद्दी दे दीजिए जो घर के पीछे बांधी रहती है। व्यापारी हंस पड़ा, अरे वो ले जाओ, मुझे भी मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। और इस तरह नेवला भाई अपनी मरियल सी मगर रहस्यमयी गद्दी को लेकर भाइयों के पास लौटा। जैसे ही दोनों भाइयों ने उसे देखा, उनके चेहरों पर हंसी का झोंका आ गया। धीरू ने कहा, इतने साल नौकरी की और कमाया क्या, एक गद्दी। वीरू ने ताली बजाकर ठहाका लगाया, भाई वाह, हमारी जेबें भर गईं, और इसका तो पूरा खजाना इसी गद्दी में है। दोनों भाई सड़क पर हंसते रहे, एक दूसरे की पीठ ठपठपाते रहे और मजाक उड़ाते रहे, मगर नेवला भाई शांत था। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सूरज ढलने की ओर था और गांव की ओर बढ़ते रास्ते में अब पेड़ पौधों की छाया लंबी होती जा रही थी। चलते चलते जब वीरू और धीरू की पेट में चूहे कूदने लगे, तो उन्होंने अपनी वही पुरानी चाल दोहराई, भाई भाई चल ना, हमारे लिए कुछ बेर तोड़ ला, वही मीठे वाले, जैसे तू पहले तोड़ता था। नेवला भाई ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन उठाई और बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो एक झटके में सर्र से पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन अब वह पहले वाला मासूम घबराया सा नेवला नहीं था, अब तो उसमें एक मजेदार अकड़ थी और चालाकी भी।
ऊपर बैठकर वह खुद सबसे मीठे बेर खा रहा था और नीचे कच्चे खट्टे बेर फेंक रहा था। नीचे खड़े दोनों भाई उसे हैरानी से देख रहे थे कि इसने ऐसा बदला रूप कैसे ले लिया। नीचे उतरकर जब उन्होंने पूछा तो नेवला भाई ने ठाका लगाते हुए कहा, जब मेरा शरीर छोटा है तो कुछ तो फायदा भी उठाऊं ना। तुम दोनों अपने बड़े शरीर का मजा लो और मैं अपने दिमाग का। और फिर हंसी की एक लहर उन तीनों के बीच दौड़ गई, मगर इस बार दोनों भाई थोड़े झेंपे हुए थे। आगे रास्ते में जैसे जैसे अलग अलग फलों के पेड़ आते गए, नेवला हर बार चढ़कर सबसे अच्छे फल खुद खाता और बाकी किसी को थोड़ा बहुत ही देता। और तो और, अब वो अकेला नहीं खा रहा था, उसकी गद्दी भी हर पेड़ के नीचे रुकती, पत्तियां खाती, कभी मीठा फल चबाती और कभी झूमती हुई आगे बढ़ती। उधर दोनों भाई थके हुए पैदल चले जा रहे थे और इधर नेवला भाई मजे से गद्दी की पीठ पर बैठा था, कृहवा का झोंका चेहरे पर और चाल में रौब। कुछ दूर और चलने के बाद दोनों भाइयों ने आपस में धीरे से कहा, चलो पहले इसी के घर चलते हैं, देखते हैं इसकी मां उस गद्दी को देखकर क्या कहती है। और ऐसे ही धीरे धीरे तीनों भाई एक सधे कदमों से एक सवारी पर झूलता हुआ और एक अपनी पूंछ फड़फड़ाती चमकदार गद्दी के साथ अपने उस पुराने गांव की तरफ बढ़ चले। जैसे ही तीनों भाई गांव के भीतर पहुंचे, गली से आवाजें आईं, अरे देखो तीनों लौट आए। लोग काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े और थोड़ी ही देर में पूरा आंगन भर गया। गांव वाले, रिश्तेदार, बूढ़े, बच्चे सब एक तक उन तीनों को देखने लगे, लेकिन असली नजरें तो टिक गई थीं उस सूखी झबरीली सी गद्दी पर, जिसे नेवला भाई बड़े रौब से अपने साथ ले आया था। सबकी हंसी छूट गई। देखो देखो, बड़े भाई वीरू के पास पैसा, छोटे धीरू के पास सामान और इस नेवला भाई के पास गद्दी। बच्चे तालियां पीट पीट कर हंसने लगे और बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, सही है, जिसे जो मिले वही उसकी किस्मत। लेकिन नेवला भाई एकदम शांत था। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसने गद्दी को आंगन के बीचों बीच एक मजबूत खूंटी से बांधा और सीधा अपनी मां के पास जाकर बोला, अम्मा री अम्मा, अंगना लिपा दे, 4 सखियां बुला दे, एक मोटा डंडा मंगवा दे और 4 मंगल गीत गवाओ, फिर अर्र करूं और छर्र। सबके चेहरों पर सवाल था, ये क्या कह रहा है? उसकी मां भी चौंक गई, बेटा ये क्या बड़बड़ा रहा है? तभी बगल की एक बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बहन ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि आंगन लीप दो, 4 सखियां बुलाओ, डंडा लाओ और मंगल गीत गवाओ, फिर शायद ये कोई अनोखी बात करने वाला है। सब फिर हंसने लगे, अरे ये तो पागल हो गया है, गद्दी के लिए भी मंगल गीत। लेकिन नेवला भाई बार बार वही बात दोहराता रहा और उसकी आंखों में एक गहरी सी उम्मीद झलक रही थी, जैसे ये सब उसकी कोई छोटी सी प्यारी सी परख थी। परख उन लोगों की जिनके सामने उसकी असली कमाई अब सामने आने वाली थी। धीरे धीरे कुछ गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अरे जो कह रहा है वो कर दो ना, आखिर उसकी भी तो कोई इच्छा होगी। और फिर नेवला भाई की कही बात को जैसे पूरी दुनिया ने मान लिया। गांव की औरतों ने आंगन को गोबर से लीपा, जैसे कोई त्योहार हो। चूल्हे की राख, नीम की टहनियां और गाय के गोबर से बनी लिपाई से पूरा आंगन चमक उठा। बीच में मजबूत खूंटी गाड़ी गई, जिस पर वह दुबली सी थकी हुई दिखने वाली गद्दी बंधी थी। पास में एक मोटा डंडा लाकर रखा गया और ढोलक की थाप के साथ गांव की 4 औरतें मंगल गीत गाने बैठ गईं। मंगल भवन अमंगल हारी, जैसे कोई शुभ घड़ी शुरू होने वाली हो। पूरा गांव गोल घेरे में खड़ा था। बच्चे माओं की गोद में चढ़कर देख रहे थे और बुजुर्गों की आंखें हैरानी से खुली थीं। नेवला भाई ने हाथ ऊपर उठाया और जोर से बोला, अर्र करूं कि छर्र। भीड़ से एक सुर में आवाज आई, छर्र। और फिर उसने गद्दी को हल्के से 2 डंडे मारे और बस गद्दी ने सीधी कमर करके जमीन पर लीद करनी शुरू की। पर वो लीद नहीं थी, सोने की चमचमाती मोहरें थीं जो एक के बाद एक जमीन पर गिर रही थीं। छन छन छन। भीड़ भौचक्की रह गई, कुछ की आंखें खुली की खुली रह गईं और ढोलक की थाप एक पल को रुक गई। फिर ताली की गूंज उठी। अरे वाह, ये तो चमत्कारी गद्दी है। मोहरों का ढेर लग चुका था जब नेवला भाई ने फिर से पुकारा, अर्र करूं कि छर्र। इस बार भीड़ जोश में थी। अर्र, और उसने 4 डंडे लगाए। इस बार गद्दी ने पहले से भी तेज रफ्तार से मोहरें निकालनी शुरू कर दी, जैसे बरसात हो रही हो।
जमीन पर सोने की बौछार थी, बच्चों की आंखें चमक रही थीं और बुजुर्ग सिर हिला रहे थे। ये तो कोई जादू है। अब नेवला भाई गांव का हीरो बन चुका था। चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी। लोग आगे बढ़कर उसके पांव छूने लगे। उसी वक्त किसी ने मजाक में उन दोनों बड़े भाइयों से पूछा, और तुम लोग क्या लाए हो? दोनों भाई, जो अब तक सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते थे, अचानक खामोश हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था और उस गद्दी के सामने उनके सारे पद, पैसे और अहंकार बौने लगने लगे। जब गांव वालों ने गद्दी के चमत्कार देखे और सोने की मोहरों का ढेर आंगन में चमकने लगा, तो नेवला भाई के दोनों बड़े भाई भीतर ही भीतर तिलमिला उठे। उन्होंने अपने अपने थैलों में से कमाई के सिक्के और पैसे निकाले और दिखाने लगे, हम भी शहर से बहुत कुछ लाए हैं। लेकिन उनके सोने चांदी के वो सिक्के, जो उन्होंने महीनों की मेहनत से कमाए थे, उस जादुई गद्दी की एक बार की लीद के सामने जैसे रेत की तरह लगने लगे। तभी उनके मन में लालच ने घर कर लिया। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, भाई, क्यों ना इस गद्दी को ही ले लिया जाए, फिर तो हम हजारों लाखों कमा लेंगे, मजे कर लेंगे। और वे सीधा नेवला भाई के पास पहुंच गए। बोले, भाई, तूने तो कमाल कर दिया, ये गद्दी हमें दे देना, हम तुझसे जो मांगेगा वो दे देंगे। नेवला भाई थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, बदले में तुम दोनों के सारे पैसे मुझे दे देने होंगे। दोनों भाई आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। अरे भाई, पैसे तो फिर इस गद्दी से निकाल ही लेंगे, क्या दिक्कत है? और दोनों ने खुशी खुशी अपने थैले नेवला भाई को दे दिए और बदले में गद्दी को ले लिया। अगले ही पल वे दोनों अपने अपने घर पहुंचे, आंखों में सपना, दिल में लोभ और हाथों में 2 मजबूत डंडे। मां को आवाज लगाई, अम्मा, आंगन लीप दो, जैसे त्योहारों पर करती हो, और 2 मोटे डंडे भी ले आओ, जल्दी। मां को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे पहले नेवला भाई के कहने पर हुआ था, वैसे ही उन्होंने भी वैसा ही करवाया। पूरे उत्साह के साथ आंगन को लीपा गया, गद्दी को बीचों बीच खूंटी से बांधा गया और 2 डंडे रख दिए गए। जैसे ही सब तैयारियां पूरी हो गईं, दोनों बड़े भाइयों ने एक एक डंडा अपने हाथों में थाम लिया, आंखों में उम्मीद, चेहरे पर जोश और दिमाग में सिर्फ सोने की मोहरें। दोनों ने एक साथ जोर से पुकारा, अर करूं कि छर्र। और भीड़ ने जैसे रिहर्सल किया हो, पूरे जोश से जवाब दिया, छर्र। और फिर दोनों भाइयों ने उस गद्दी को एक एक डंडा जमाया। सबकी निगाहें जमीन पर थीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ सेकंड बाद गद्दी ने बस एक सिक्का गिराया, वो भी शायद पिछले किसी दिन पेट में रह गया था। दोनों की आंखों में एक पल को फिर चमक आई, मगर फिर उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। गद्दी चिल्लाती रही, कसमसाती रही, लेकिन मोहर तो दूर, अब कुछ भी नहीं गिरा। भीड़ हंसी नहीं रोक पाई, बच्चे ताली बजा बजा कर हंसने लगे और दोनों भाई शर्म से सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। उन्हें अब समझ आया कि सिर्फ दिखावे से असली चमत्कार नहीं आता, उसमें मेहनत और नीयत भी लगती है। अब वह गद्दी उनके गले की फांस बन चुकी थी। न पैसा निकला, न नाम। आपस में खुसुर पुसुर करते हुए बोले, अबे इसे कौन पालेगा, चलो उसी के मत्थे चिपका देते हैं जिसने हमें बेवकूफ बनाया। और दोनों सीधे नेवला भाई के घर पहुंचे, गद्दी को खूंटी से बांधा और बोले, ले भाई, अपना तोहफा वापस ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और वे सिर झुकाए चुपचाप लौट गए। नेवला भाई मुस्कुराया, उसने बिना कुछ कहे गद्दी को सहलाया, उसे चारा पानी दिया और उसे अपने आंगन के पास वाले झोंपड़े में बांध दिया। अब वो गद्दी उसकी नहीं, उसकी मेहनत और सूझबूझ की पहचान बन चुकी थी। गधी दिन पर दिन और मोटी होने लगी, उसके शरीर में चमक थी, दौड़ने में फुर्ती थी और आंखों में समझदारी की झलक थी। वह अब एक साधारण जानवर नहीं रही, बल्कि उस सफर की निशानी बन गई थी जहां एक छोटा पर समझदार नेवला सबक सिखा आया था। गर्मियों की एक सुस्त दोपहरी थी, गगनपुर का आंगन धूप से चमक रहा था और नेवला भाई अपनी जादुई गद्दी की पीठ पर बैठकर गांव की गलियों से मुस्कुराता गुजरता था। वो अब पहले वाला छोटा और डरपोक नेवला नहीं रहा, अब उसमें आत्मविश्वास था, चाल में ठाठ था और आंखों में चमक। गांव के कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, देखो गद्दी वाला राजा आ गया। लेकिन नेवला भाई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, अपनी ही मस्ती में रहता,
जैसे उसकी दुनिया अलग ही चल रही हो। उधर उसकी गद्दी भी अब और ज्यादा मजबूत, समझदार और वफादार हो गई थी, जैसे उसमें किसी अनजानी शक्ति का वास हो। दिन अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था और नेवला भाई अपने घर में चैन की नींद ले रहा था। तभी अचानक गांव की फिजा बदल गई। एकाएक सन्नाटे को चीरती चीखें सुनाई देने लगीं। भागो, बचाओ, डाकू आ गए, सबको पकड़ लिया है। गांव के हर कोने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। नेवला भाई की आंख झपकते ही खुल गई। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला तो सामने का मंजर देख उसका दिल कांप उठा। लाठी तलवारों से लैस डाकुओं का एक झुंड गांव में घुस आया था। वे घरों को लूट रहे थे, लोगों को बांध रहे थे और सख्ती से पूछ रहे थे, सोना कहां छिपा है, पैसा कहां रखा है। पूरा गांव आतंक में डूबा हुआ था। धूल और चीखों से माहौल भरा था। हर दिशा से बस डर, चीख और खौफ की गूंज उठ रही थी। डाकुओं ने गांव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। कई लोगों को बेरहमी से पीटा जा चुका था। कुछ तो खून से लथपथ जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सबके हाथ रस्सियों से कसकर बांध दिए गए थे और हर तरफ बस एक ही सवाल घूम रहा था, पैसे कहां हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो अब तक डाकुओं की नजर से बचा हुआ था, नेवला भाई। छोटा कद, फुर्तीला शरीर और चालाकी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वो दबे पांव गांव की पिछली गलियों से होता हुआ धीरे धीरे बंधे हुए लोगों के पास पहुंचा और किसी पुराने शिकारी की तरह वह एक एक करके रस्सियां काटने लगा। 2-3 लोगों को वह आजाद भी कर चुका था, लेकिन तभी एक डाकू की नजर उस पर पड़ गई। अरे ओ छोटू, तू क्या कर रहा है वहां? ये सुनते ही बाकी डाकू भी दौड़ पड़े और उन्होंने नेवला भाई को पकड़कर बांध दिया। अब वह भी बाकी गांव वालों की तरह जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था। वहां कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। डाकू बार बार पैसे का पता पूछ रहे थे, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इस चुप्पी ने डाकुओं को और भी उग्र बना दिया। तभी उनका सरदार गरजते हुए बोला, अब इस नन्हे बदमाश से पूछो, बहुत चालाकी दिखा रहा था ना, सबसे पहले इसी को सबक सिखाओ। चारों तरफ खामोशी छा गई और सारे चेहरों का ध्यान अब नेवला भाई पर टिक गया। लेकिन नेवला भाई चुप नहीं था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, जैसे उसने पहले ही सब सोच रखा हो। जैसे ही डाकू गुस्से में नेवला भाई की ओर बढ़े, सबकी सांसें थम गईं। मगर नेवला भाई ने बड़ी ही शांत और मासूम आवाज में कहा, रुको, मैं तुम्हें पैसे का सही पता बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे हाथ पांव खोलो। डाकू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरदार ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, खोल दो इसके हाथ पांव, देखते हैं कितना सच्चा है ये। जैसे ही रस्सियां खुलीं, नेवला भाई ने झोपड़ी की ओर इशारा किया। उधर उस झोपड़ी के अंदर जमीन में गड़ा है मेरा सारा धन। डाकुओं की आंखें चमक उठीं। सरदार ने एक आदमी को इशारा किया, जा और खुदाई कर सब निकाल ला। डाकू भागता हुआ झोपड़ी में घुसा, लेकिन ठीक 2 पल बाद वहां से एक जोरदार चीख आई। अगले ही पल वही डाकू उल्टा भागता हुआ बाहर निकला। उसका मुंह खुरों से जख्मी था, नाक से खून बह रहा था और बदहवासी में लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। सब हक्के बक्के रह गए और तभी जैसे किसी तूफान ने दरवाजा तोड़ दिया हो, झोपड़ी से वो गद्दी निकली। अब वो पहले वाली सूखी कमजोर गद्दी नहीं थी। अब वो थी नेवला भाई की तगड़ी, समझदार और खतरनाक गद्दी। उसने सीधे लातों से हमला बोल दिया कर किसी के जबड़े पर, किसी के पेट में, किसी की पीठ पर इतनी जोर से मार रही थी कि डाकू तितर बितर हो गए। उस गद्दी के एक के बाद एक लात पड़ते ही पूरा माहौल बदल गया और इसी अफरा तफरी में नेवला भाई चुपचाप गांव वालों की रस्सियां खोलने लगा। धीरे धीरे सब आजाद हो गए और उन्होंने डाकुओं की छूटी हुई बंदूकें उठा लीं। अब खेल पलट चुका था। डाकू निहत्थे थे और गांव वाले हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। डर अब डाकुओं की आंखों में था और गांव की मिट्टी में एक नन्हा हीरो खड़ा था। जैसे ही गद्दी ने अपनी ताबड़तोड़ लातों से आखिरी डाकू को भी गिरा दिया। कोई मुंह पकड़कर गिरा पड़ा था, किसी की टांग टूट चुकी थी और 2-3 तो वहीं पर शांत हो गए थे। बाकी जो बचे थे, उनकी रगों में डर ऐसा दौड़ा कि वे बिना पीछे देखे भाग निकले। अब पूरे गांव में जैसे त्योहार आ गया हो। डरे सहमे चेहरे फिर से मुस्कुरा उठे। बच्चे नाचने लगे, औरतें मंगल गीत गाने लगीं,
बुजुर्गों की आंखों में राहत थी। गांव वालों ने नेवला भाई और उसकी वीरांगना गद्दी को कंधों पर उठा लिया, जैसे कोई देवता उतरे हों। गद्दी के गले में फूलों की मालाएं पड़ गईं, उसके लिए फलों की थालियां सज गईं। कोई केले ला रहा था, कोई गाजर तो कोई गुड़। सबको अब यकीन हो गया था कि यह साधारण गद्दी नहीं थी, बल्कि एक जादुई वरदान थी। और नेवला भाई अब वो गांव का हीरो था, जिस पर कभी सब हंसते थे, अब उसी को देख लोग आदर से झुक जाते थे। नेवला भाई जहां से भी निकलता, लोग उसकी तारीफों के पुल बांध देते। वो अब न केवल समझदार माना जाता था, बल्कि गांव के इज्जतदार लोगों में उसकी गिनती होती थी। उधर समय बीतता गया और नेवला भाई के दोनों भाई, जो कभी उसकी गद्दी का मजाक उड़ाते थे, अब फिर से नौकरी करके काफी पैसे कमा चुके थे। अब उनके जीवन में एक नई सुबह दस्तक देने लगी थी, शादी की। पिता बालक राम ने उनके लिए अच्छे खानदान की 2 सुंदर बेटियां ढूंढ निकालीं और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में शहनाइयां बजने लगीं। ढोल नगाड़ों के साथ बारातें निकलीं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था और अब गांव में सब कुछ शांत और व्यवस्थित लगने लगा था, सिवाय एक बात के। बालक राम अब अपने सबसे छोटे बेटे नेवला भाई की शादी को लेकर अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे थे। वीरू और धीरू की शादियां धूमधाम से हो चुकी थीं। घर में उनकी पत्नियां सारा काम संभालती थीं और उनकी माताएं दिन भर आराम फरमाया करतीं। मगर नेवला भाई की मां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थीं, वो अब भी सुबह से लेकर शाम तक घर के काम में लगी रहती थीं। कमजोर होती देह, कांपते हाथ और धुंधली होती आंखों के बावजूद वो थकने का नाम नहीं लेती। उधर वीरू और धीरू अब भी नेवला भाई को हल्के में लेते, कभी हंसी में कह देते, अरे इसकी तो शादी उसी गद्दी से होगी, हाँ हाँ हाँ, और पूरा आंगन हंसी से गूंज उठता। ये बातें नेवला भाई को चुभती थीं, मगर वो कुछ नहीं कहता, बस अपनी मां को देखता और सोचता कि कम से कम उसे तो खुश देखना है। लेकिन अब मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। हल्का बुखार जो 2 दिन पहले था, वो अब शरीर को जकड़ने लगा था। मां ने पहले तो सोचा कि यूं ही उतर जाएगा, थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार बुखार टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में वीरू धीरू की पत्नियां भी अब थोड़ा दूर रहने लगीं और नेवला भाई, जिसने मां की सेवा को अपनी जिंदगी का धर्म मान लिया था, वो दिन रात मां के सिरहाने बैठा रहता। अब पहली बार नेवला भाई के मन में भी एक खालीपन सा भर गया था, ना अपना घर, ना कोई जीवन साथी, और ऊपर से मां की ये हालत। झोपड़ी में नेवला भाई अपनी बूढ़ी मां के साथ जैसे तैसे दिन काट रहा था। अब मां की कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, फिर भी वह चौके में टिककर 2 रोटी सेंकने की कोशिश करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले आई बुखार की आंच उनके शरीर को जला रही थी, और अब तो मानो वह आंच ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेवला भाई हर दिन उन्हें पंखा झलता, माथा सहलाता, लेकिन खुद को बेबस महसूस करता, क्योंकि अब घर का सारा काम उसी के सिर था। खाना पकाना उसे आता नहीं था, और वीरू धीरू तो जैसे कसम खा चुके थे कि उसकी मदद नहीं करेंगे। उल्टा मुंह चिढ़ाते और ताना मारते कि अब तो गद्दी भी तुझसे अच्छा खाना बना लेगी। ऐसे में कभी उबला पानी, कभी कच्ची सब्जी, जो बना वो ही खाया। और उस दिन तो हद ही हो गई जब रात को मां भी भूखी रह गई और खुद नेवला भाई ने भी कुछ नहीं खाया। झोपड़ी की दीवारों से टकराती भूख की सांसें उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थीं। आधी रात के सन्नाटे में अचानक खट की एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से खींचा हो। नेवला भाई की नींद एकदम से खुल गई। माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन तेज। उसने सोचा, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। वह धीरे से उठा, बिना आवाज किए झोपड़ी के कोने कोने में नजर दौड़ाई, हाथ में लकड़ी का डंडा भी ले लिया, मगर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। गोधूली में बिछाया गया चटाई का कोना, बुझा हुआ दिया, मां के पास रखा पानी का लोटा, सब जस का तस। ये देख उसने लंबी सांस ली और वापस जाकर अपनी मां के पास लेट गया। लेकिन अब आंखें बंद थीं, पर नींद कहीं खो गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें नेवला भाई की झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थीं और नीम के पत्तों से छनकर उसकी आंखों पर पड़ीं, तो वह धीरे से उठा। पर जैसे ही उसकी नजर आंगन पर पड़ी, वह चौंक गया। मिट्टी से सना वह आंगन आज ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने वहां चांदी बिछा दी हो।
झोपड़ी के कोने कोने में जैसे किसी ने बड़ी बारीकी से झाड़ू लगाई हो। रसोई घर में कदम रखते ही उसके पांव ठिठक गए। मिट्टी के चूल्हे पर ढंका हुआ पीतल का भगोना रखा था, उसमें से घी और इलायची की खुशबू निकल रही थी। पास में पूरी, कढ़ी, हलवा और किसी चमत्कार की तरह बेतरतीब तरीके से सजे संवरे बर्तन। नेवला भाई की आंखें भर आईं। पहली बार उसकी मां को बिना मेहनत किए गरम खाना नसीब हो रहा था। वह मां को उठाकर पहले उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगा और खुद भी बाद में जी भरकर खा लिया, जैसे बरसों की भूख एक ही दिन में मिटा देनी हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, ये चमत्कार हर दिन की बात बन गया। हर सुबह झोपड़ी चमकती मिलती, बर्तन धोए हुए, आंगन लीपा हुआ और रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन सजे होते। 2-3 दिन से तो कपड़े भी बिना धोए साफ सुथरे दिखने लगे थे। पहले तो वह समझा कोई पड़ोसी चुपके से मदद कर रहा होगा, मगर यह मदद अब किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब सवाल थे और मन में एक फैसला। कल रात मैं सोऊंगा नहीं, देखूंगा कौन है जो चुपचाप मेरी जिंदगी में उजाला भर रहा है। उस रात नेवला भाई ने रात भर जागने के लिए एक छोटी सी तैयारी की। सोने से पहले उसने नींद न आने की काढ़ा जैसी कोई जड़ी बूटी पी, जिससे आंखें खुली रहें लेकिन बदन थकावट में ढीला पड़ा रहे। बिस्तर पर लेटकर उसने गहरी सांस ली और ऐसे करवट लेकर सोने का नाटक किया जैसे कोई थका हारा किसान दिन भर खेत जोतकर बेसुध पड़ा हो। आधी रात यूं ही निकल गई। बाहर चांदनी बिखरी थी और नीम के पत्तों की सरसराहट में गहरी शांति घुली हुई थी। अब तो नेवला भाई को भी लगने लगा कि शायद कुछ नहीं होगा। अब तो नींद भी सिर पर सवार होने लगी थी। तभी अचानक, जैसे किसी ने खटाखट कर दरवाजा हिला दिया हो, एक धीमी सी खट की आवाज आई। वह तुरंत चौकन्ना हुआ, आंखें पूरी खोल दीं और चुपचाप खिड़की की ओट से झांकने लगा। गद्दी के झोपड़े का दरवाजा धीरे से खुल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसे खोला नहीं था। फिर भीतर से वही गद्दी बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके गले में कोई रस्सी नहीं थी। वह बिल्कुल आजाद होकर चल रही थी। वह गद्दी बिना हड़बड़ाहट के, बिना कोई आवाज किए सीधे नेवला भाई के घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। नेवला भाई सांस रोके कमरे के कोने में बने एक छोटे से रोशनदान से सब देख रहा था। तभी उसके देखते देखते गद्दी के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी पुराने राजमहल की दिव्य आरती। उस रोशनी में नाचती हुई तितलियां भी उभर आईं, जो उसकी गर्दन के आसपास चक्कर काट रही थीं। फिर अचानक वह रोशनी इतनी तेज हो गई कि नेवला भाई को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जैसे ही उजाला थोड़ा हल्का हुआ, उसने फिर आंखें खोलीं और सामने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसकी जगह अब एक गद्दी नहीं, बल्कि एक बेहद सुंदर, दिव्य, तेजस्विनी युवती खड़ी थी, जैसे चंद्रमा का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। लंबे काले बाल, माथे पर चमकती बिंदी और शरीर से निकलती हल्की सुनहरी आभा। वह कोई और नहीं, एक परी लग रही थी। नेवला भाई स्तब्ध रह गया, आंखों को मसलते हुए खुद से फुसफुसाया, क्या मैं सपना देख रहा हूं या सच में ये वही गद्दी है? उसकी धड़कनें तेज थीं। उस रात की चमक अब दिन के उजाले में ढल चुकी थी, लेकिन नेवला भाई का मन बेचैन था, जैसे कुछ बहुत बड़ा देखा हो और अब वो यकीन न कर पा रहा हो। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, खुद को कमरे के कोने में पड़ा पाया। सिर भारी लग रहा था, पर मन में एक जिज्ञासा थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी। वो झट से उठा, कपड़े पहने और बिना किसी से कुछ कहे सीधे उस झोपड़े की ओर चल पड़ा जहां उसकी गद्दी रहती थी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, लेकिन नेवला भाई के कदम बिना रुके बढ़ते जा रहे थे। जब वह झोपड़े में दाखिल हुआ तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर सामने का दृश्य एकदम सामान्य था। गद्दी वहीं थी, एकदम शांत, गले में रस्सी बंधी हुई, मानो कहीं गई ही ना हो। वह बस खड़ी थी, अपने भोले चेहरे और मासूम आंखों के साथ। नेवला भाई ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं और होंठों से धीमी आवाज निकली, तू कौन है? और कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। गद्दी ने उसकी ओर देखा और गर्दन हिलाई, फिर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और अपने मुंह से बस एक ही शब्द निकाला, ढेंचू। नेवला भाई वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो समय रुक गया हो। उस एक ढेंचू के पीछे कितनी कहानियां, कितनी रातों की रहस्य भरी परछाइयां छुपी थीं।
ये अब जानना बाकी था। लेकिन नेवला भाई का मन अब ठान चुका था कि इस बार वह इस गद्दी के रहस्य को पूरी तरह समझ कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। रात का सन्नाटा था, सब कुछ शांत, सिर्फ झींगुरों की टुन टुन और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज, जैसे कोई रहस्य सांस ले रहा हो। नेवला भाई बिस्तर पर लेटे लेटे उस रहस्य में डूब चुका था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये गद्दी है कौन? पिछली रात का नजारा उसके जहन में अब भी ताजा था और इसी उलझन को सुलझाने के लिए उसने आज 2 नींद की गोलियां ज्यादा खा ली थीं, ताकि वो फिर से पूरी तरह जगा न लगे, लेकिन भीतर से होशियार बना रहे। जैसे ही रात की घड़ी ने 12 बजाए, झोपड़े का दरवाजा चरमरा कर खुला। वही दृश्य, बिल्कुल वैसा ही। गले में बंधी रस्सी अब गायब थी और गद्दी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ी। बरामदे में पहुंचते ही वो एकदम स्थिर हो गई और तभी उसकी चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। कुछ ही पल में तितलियां दिखाई देने लगीं, नीले पीले सुनहरे रंगों की, जो गद्दी के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगीं। वो दृश्य इतना मोहक था कि नेवला भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कमरे के कोने से यह सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उत्सुकता थी, उम्मीद थी और एक हल्की सी मुस्कान भी, जैसे वो समझ रहा हो कि आज कुछ बड़ा जानने वाला है। गद्दी अब भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से एक तेज प्रकाश फूटने लगा था, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुलने वाला हो। नेवला भाई का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो तैयार था इस बार पूरी सच्चाई जानने के लिए। उस पल नेवला भाई उस रोशनदान से झांकते हुए जो देख रहा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। जैसे ही रोशनी तेज होती गई, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और जब उसने उन्हें खोला तो वो वहीं परी सामने खड़ी थी, वही जिसकी चमक से पिछली बार उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। इस बार उसके हाथ में वही जादुई छड़ी थी जो हवा में लहराकर पूरे घर को जादुई झाड़ू में बदल देती थी। नेवला भाई का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे झटके से उठ खड़ा हुआ और तेजी से दरवाजा खोल दिया। परी जैसे ही उसे सामने देखती है, वो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी नेवला भाई की आवाज गूंजती है, रुको! और जैसे उसकी आवाज में कोई ताकत हो, परी वहीं ठिठक कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपाने वाली हो, और नेवला भाई की आंखों में सवाल, कौन हो तुम और कहां से आई हो? कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा, हवा भी जैसे थम गई हो। फिर हल्की सी सांस भरते हुए परी ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, मैं परीलोक से आई हूं। मैं परीलोक की राजकुमारी हूं। गांव की शांत रात में, जब तारों से भरा आसमान किसी रहस्य की तरह टिमटिमा रहा था और हवाओं में हल्की ठंडक घुल चुकी थी, बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े नेवला भाई ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन तुम गद्दी कैसे बन गईं? सामने खड़ी वो परी, जो कुछ देर पहले तक तितलियों और सुनहरी रोशनी में घिरी थी, उसकी आंखों में गहरा दर्द तैर आया। उसने धीरे से कहा, एक बार मैंने अपने महल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था, पर गलती से एक तपस्वी आर्षी को बुलाना भूल गई। वो आर्षी अत्यंत क्रोधी थे। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं पूरे जीवन एक गद्दी बनकर रहूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग उठीं। नेवला भाई अवाक रह गया। फिर परी बोली, जब मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह श्राप मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन रात के समय तेरा असली रूप वापस आ जाएगा। दिन में तू गद्दी बनी रहेगी। इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब ऊकम्बूक नाम के दैत्य को हराएगी। नेवला भाई को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो देख रहा है या सपना है, पर उसका मन परी के दुख से जुड़ चुका था। उसने धीरे से पूछा, ये कम्बूक कौन है? परी ने एक लंबी सांस ली और कहा, कम्बूक परीलोक का सबसे खतरनाक दैत्य है। उसने वर्षों तपस्या करके कई शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अब वो पूरे परीलोक पर कब्जा करना चाहता है। मेरी सारी शक्तियां भी उसके सामने बेकार हैं। मैं उसे अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए मैं पृथ्वी पर आई, किसी ऐसे इंसान को ढूंढने जो दिल से नेक हो, सच्चा हो और जिसने कठिनाइयों में भी कभी हार न मानी हो। लेकिन अब लग रहा है शायद मैं सारी जिंदगी गद्दी बनकर ही रह जाऊंगी। इतना कहकर परी की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई।
नेवला भाई उस परी की बात सुनकर भीतर से हिल गया। उसके आंसू उसे किसी तरह चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। और फिर जैसे ही उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एक हल्की सी उम्मीद की रोशनी उस रात की ठंडी हवा में तैरने लगी। लेकिन परी की आंखों में डर अब भी था। तुम नहीं समझ रहे, कम्बुक कोई आम राक्षस नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसने कम कंपाती आवाज में कहा। नेवला भाई, जिसने कभी 2 गिलास दूध तक बिना गिराए नहीं उठाया था, आज उस दैत्य से भिड़ने की बात कर बैठा था। बोला, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। परी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना होगा। और याद रहे, मैं सिर्फ रात में परी बनती हूं, इसीलिए हम रात में ही निकलेंगे और उसी वक्त कम्बुक से सामना करेंगे। नेवला भाई ने हामी में सिर हिलाया और वो रात जैसे एक अनकही तैयारी में बदल गई। परी ने धीरे धीरे फिर से गद्दी का रूप ले लिया और अपने झोपड़े की ओर चली गई। वहीं नेवला भाई अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन आंखें नींद से ज्यादा चिंता से भारी थीं। क्या वह सच में किसी राक्षस से लड़ पाएगा? अगली सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठ खड़ा हुआ और अपने पुराने लकड़ी के संदूक से कुछ पुराने हथियार निकाले। एक जंग लगा भाला, एक लाठी और एक टेढ़ा मेढ़ा सा खंजर, सब कुछ एक पुराने झोले में भरकर रखा। और फिर सोचते सोचते गांव की पगडंडी पर निकल पड़ा। चलते चलते उसका ध्यान एक तरफ पड़े छोटे से अंडे पर गया, जो किसी जादुई संकेत जैसा लग रहा था। न जाने क्यों उसने उसे उठाया, जेब में रखा और घर लौट आया। नेवला भाई ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उसका मन थाली में नहीं, कहीं और अटका था। रात जैसे जैसे गहराने लगी, उसके दिल की धड़कन भी तेज होती गई। वह कमरे में बैठा था, कान हर छोटी सी आहट पर टिके हुए, और तभी झोपड़ी की ओर से जानी पहचानी खटर पटर की आवाज आई। गद्दी बाहर निकली और पलक झपकते ही एक सुनहरी चमक के साथ परी बन गई। उसकी आंखें पूरे बरामदे में किसी को खोज रही थीं, और तभी नेवला भाई कमरे से बाहर आया। परी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ घर के बाहर चलो। बिना एक शब्द बोले नेवला भाई उसके पीछे चल पड़ा। फिर परी ने रुककर कहा, मेरा हाथ कस के पकड़ना और नीचे मत देखना, वरना डर जाओगे। नेवला भाई ने अपने पुराने झोले को कंधे पर लटकाया, जिसमें भाला, खंजर और वो रहस्यमयी अंडा रखा था। और जैसे ही उसने परी का हाथ मजबूती से पकड़ा, उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। अगले ही पल परी के कंधों से चमचमाते पंख निकले और उसने एक लंबी छलांग लगाई। दोनों हवा में ऊपर उठने लगे। नीचे का दृश्य अब खेत खलिहानों से बदलकर बादलों की गहराई में खो चुका था। और जब नेवला भाई ने नीचे झांका तो एक ठंडी लहर रीढ़ में दौड़ गई। जमीन इतनी दूर लग रही थी जैसे किसी और जीवन की बात हो। उसने फौरन परी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप उड़ते रहे, बस हवा की सनसनाहट और दिल की धड़कन साथ थीं। फिर नेवला भाई ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? परी ने जवाब दिया, देवकन्या। नेवला भाई कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देवकन्या, तुम्हारा परिवार कहाँ है? देवकन्या की आवाज धीमी पड़ गई। हम सब परीलोक में ही रहते थे, लेकिन कम्बुक ने सबको बंदी बना लिया, मेरे माँ पिता को भी। मैं जैसे तैसे बच निकली। उड़ते उड़ते ठंडी हवाओं ने जैसे कुछ देर के लिए सारी थकान मिटा दी थी, लेकिन जैसे ही परीलोक की सीमा आई, एक रहस्यमयी चमक ने आकाश को भर दिया और दोनों धीरे धीरे उतरने लगे। परीलोक की धरती पर पैर रखते ही नेवला भाई की आंखें चैंधिया गईं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, फूलों की घाटियां, मीठी खुशबू लिए बहती हवा और इतनी साफ नदी कि उसमें कोई भी चेहरा देख ले। रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां और कुछ ऐसे विचित्र प्राणी जो उसने कभी सपनों में भी नहीं देखे थे। ये सच में परीलोक था, वो जगह जो सिर्फ कहानियों में पड़ी थी। मगर यही वो जगह थी जहां उसे अब एक राक्षस से टकराना था। परी बहुत थक चुकी थी। वो पास की घास पर बैठ गई और फिर थोड़ी देर में लेट गई। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन एक शांति भी थी, जैसे कई सालों बाद अपने घर लौटी हो। तभी नेवला भाई ने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए कहा, उठो देवकन्या, ये सोने का वक्त नहीं है। आज रात ही हमें उस दैत्य कम्बुक को हराना है।
देवकन्या झट से उठ बैठी और फिर उसी गंभीर स्वर में नेवला भाई से पूछा, तुम्हारी कोई योजना है क्या? नेवला भाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन पहले तुम ये बताओ, क्या उस राक्षस की कोई कमजोरी है? देवकन्या बोली, कोई बड़ी कमजोरी तो नहीं, लेकिन उसका सिर उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। अगर वहां वार किया जाए तो वह कुछ देर के लिए बेहोश हो सकता है। नेवला भाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो बस वहीं से शुरुआत करेंगे। ताकत से तो हम जीत नहीं पाएंगे, हमें इसे दिमाग से हराना होगा। नेवला भाई ने अपने कंधे पर झोला लटकाया, जैसे कोई पुराना योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहा हो, और उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में देवकन्या से कहा, अब बताओ, वो राक्षस कंबूक कहां मिलेगा? मुझे उसी के पास ले चलो। देवकन्या ने उसकी आंखों में झांका, जैसे यह परखना चाहती हो कि यह इंसान डरता भी है या नहीं। फिर धीरे से बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। और दोनों परिलोक की उस दिशा में बढ़ चले। चलते चलते वे एक अजीब सी जगह पहुंचे, जहां हवा तक भारी लग रही थी। हर पेड़ जैसे कांप रहा था, और जमीन पर बिखरी पड़ी हड्डियां किसी भूले बिसरे नरसंहार की गवाही दे रही थीं। एक गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही नेवला भाई ने नाक सिकोड़ी और बोला, लगता है ये वही जगह है जहां वो राक्षस रहता है। देवकन्या ने बिना हिचक के कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों भीतर कदम रखते ही सन्नाटा और सड़ांध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर जानवरों के पंजों के निशान, जमीन पर टूटी खोपड़ियां और छत से टपकती चिपचिपी बूंदें, हर चीज डरावनी थी, लेकिन उनका इरादा उससे कहीं ज्यादा मजबूत। कुछ दूर चलते ही एक डरावनी गूंजती हुई आवाज ने गुफा को थर्रा दिया, और सामने धुएं के बीच से प्रकट हुआ एक काला, भीमकाय लाल आंखों वाला राक्षस कंबूक। उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस हो रही थी, जैसे आग किसी जानवर के गले से निकल रही हो। देवकन्या सहम गई, लेकिन नेवला भाई ने तुरंत अंधेरे का फायदा उठाकर जमीन से मुट्ठी भर रेत उठा ली और फिर झोले से वो अंडा चुपचाप निकालकर अपने बाएं हाथ में छिपा लिया। वही अंडा जो उसे रास्ते में मिला था। नेवला भाई ने गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां भींची और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में पास पड़ी धूल से सना भारी पत्थर उठाया। उसने पलक झपकते ही हाथों में छिपाए अंडे को इस तरह मसल दिया कि उसकी दरकने की आवाज पत्थर टूटने जैसी लगी, और फिर उस अंडे की गीली रेत को नीचे जमीन पर झटकते हुए उसने दोनों हाथ झाड़ दिए, जैसे उसने सच में पत्थर को चूर चूर कर दिया हो। ये नजारा देख राक्षस कंबूक की आंखें फैल गईं, उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं और वो सोचने लगा, ये क्या? इस इंसान ने तो पत्थर को मसल कर रख दिया। कहीं ये सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं? कुछ पल को कंबूक सकपकाया, पर उसकी राक्षसी अकड़ जल्दी लौट आई। उसे अपनी ताकत पर नाज था। उसने अपनी गुफा में कभी किसी को ऐसे खड़े नहीं देखा था, और आज जब एक मामूली इंसान और एक परी उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, तो उसका घमंड आग की तरह भड़क उठा। वह दहाड़ता हुआ अपनी लंबी भुजाओं को फैलाते हुए बिजली की रफ्तार से उनकी ओर लपका, जैसे किसी तूफान ने अचानक दिशा बदल दी हो। लेकिन नेवला भाई और देवकन्या ने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था, जैसे कोई पुरानी कहानी के योद्धा जो अपने हर कदम का हिसाब पहले से जानते हों। वे दोनों एक साथ एक ओर लपके, और राक्षस का वार खाली चला गया। कंबूक का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं, सांसें तेज चलने लगीं, और गुफा की दीवारें उसकी गुर्राहट से थरथराने लगीं। फिर उसने अपनी भारी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, जो इतनी बड़ी थी कि इंसान के लिए वो किसी दरवाजे जैसी लगे, और उसने पूरा जोर लगाकर वह कुल्हाड़ी सीधे नेवला भाई और परी की तरफ फेंकी। हवा चीरी और एक डरावनी आवाज के साथ वह कुल्हाड़ी उनके बिल्कुल पास से गुजर गई। बस बाल बाल बचे थे दोनों। मगर अब कंबूक ने चालाकी से वार किया, और इस बार वो सफल हो गया। उसने बिजली की रफ्तार से लपक कर परी को जकड़ लिया। नेवला भाई की रगों में गुस्से की आग दौड़ गई, पर उसने घबराने के बजाय फौरन दिमाग चलाया और चिल्लाते हुए बोला, देवकन्या, क्या तुम मुझे जादू से उसके सिर तक पहुंचा सकती हो? परी ने खुद को उसकी पकड़ में संभालते हुए तुरंत जवाब दिया, हां, बस छलांग मारो। और उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक सुनहरी चमक हवा में फैल गई। नेवला भाई ने बिना देर किए पूरा जोर लगाकर छलांग मारी,
और कुछ ही पल में वह सीधा कम्बूक के सिर पर जा पहुंचा, जैसे कोई बाघ अपने शिकार पर कूदे। उसने झट से झोले में हाथ डाला, चाकू निकाला और पूरी ताकत से कम्बूक की एक आंख में घुसेड़ दिया। कम्बूक दहाड़ उठा, उसकी चीख गुफा के हर कोने में गूंज गई। उसने गुस्से में परी को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में झूलते हुए हाथों से नेवला भाई को भी झटक कर गिरा दिया। जमीन पर गिरते हुए दोनों को चोट आई, खासकर परी के सिर से हल्का खून बह निकला, पर वो हार मानने वाले नहीं थे। नेवला भाई जैसे ही गिरा, उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और दांत भींचते हुए खड़ा हो गया। अब सामने था एक खून से तिलमिलाया हुआ दैत्य, जो पागलों की तरह दहाड़ता हुआ अपना विशालकाय पैर उठाकर उन्हें रौंदने के लिए बढ़ रहा था। जैसे ही कम्बूक का विशालकाय पैर नेवला भाई और परी की ओर बढ़ा, नेवला भाई ने झोले से बिजली की फुर्ती से एक लंबा भाला निकाला और उल्टा करके धरती में गाड़ दिया, इतना गहरा कि उसका नुकीला सिर आसमान की तरफ खड़ा हो गया। फिर वो फौरन परी का हाथ पकड़कर एक ओर खींच ले गया। कम्बूक को जरा भी भनक नहीं लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर कदम पटका, मगर अगला पल उसकी चीख से कांप उठा, क्योंकि वो भाले पर आ गिरा था। उसकी एड़ी से लेकर पिंडली तक वो नुकीला भाला आर पार हो गया था। वो दैत्य अब दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिरा और उसकी दहाड़ से पूरी गुफा हिलने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर नेवला भाई ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें लाल मिर्च पिसी हुई थी। उसने झटपट वो मिर्च कम्बूक की दोनों आंखों में झोंक दी। कम्बूक तिलमिला उठा। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, पर निशाना चूक रहा था। तभी नेवला भाई उसके घायल पैर पर चढ़ गया, लेकिन कम्बूक ने अपनी बाकी की ताकत समेटकर फिर से अपनी भारी कुल्हाड़ी निकाली और गुस्से में उसे नेवला भाई पर फेंका। मगर नेवला भाई वक्त रहते हट गया और वह कुल्हाड़ी सीधा उसके अपने ही पैर पर जा लगी। उसने अपना ही पैर काट लिया। अब कम्बूक जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से खून और आंसू एक साथ बहने लगे। वो जमीन पर गिरा और तड़पता हुआ वहीं लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, मगर अब उसमें और कोई ताकत बाकी नहीं थी। कम्बूक की हार साफ थी और परी की आंखों में आंसू थे। श्राप टूट चुका था। उसका जीवन फिर से रोशन हो गया था। वो और नेवला भाई एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए और बाहर की ओर चल पड़े। मगर जैसे ही वे गुफा से कुछ ही दूर पहुंचे, हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज आई और एक भाला नेवला भाई के कंधे के आर पार हो गया। वह चीख उठा, लड़खड़ा गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और आंखें हैरानी से फैल गईं। कम्बूक अब भी जिंदा था। वो अपनी पूरी ताकत समेटकर खड़ा हो चुका था, लहूलुहान, मगर अब भी खतरनाक। जैसे ही नेवला भाई के कंधे में भाला लगा, देवकन्या परी की आंखों में गुस्से की आग सुलग उठी। उसका चेहरा तेज से चमकने लगा और उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे आकाश में बिजली लहराती हो। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में उसके दूसरे हाथ में एक चमचमाती भारी कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। वो कोई साधारण हथियार नहीं था। वो परी लोक का शक्ति कुल्हाड़ा था, जिसे केवल वही चला सकता था जो सच्चे इरादों से लड़ रहा हो। एक भी क्षण गंवाए बिना देवकन्या ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और कम्बूक की गर्दन पर ऐसा वार किया कि हवा थम गई। भयंकर दहाड़ के साथ कम्बूक का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा और उसका विशाल शरीर जमीन पर ढेर हो गया। गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो वर्षों से कैद कोई सांसें अब मुक्त हो गई हों। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से सूरज की पहली किरणें नीली पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। नेवला भाई की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को एक बड़ी चट्टान पर लेटा पाया और उसके सामने वहीं परी देवकन्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह उसे गुफा से बाहर निकाल लाई थी और अब उसके सिरहाने बैठी थी। जब नेवला भाई ने चारों ओर देखा तो पाया कि वहां और भी कई सुंदर परियां खड़ी थीं। हर एक के चेहरे पर सुकून और आभार झलक रहा था। नेवला भाई ने कंधे पर हाथ फेरा। वहां कोई घाव नहीं था, बस हल्की सी जलन थी। देवकन्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सभी जख्म अब भर चुके हैं। हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें ठीक कर दिया है। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। नेवला भाई चुपचाप पत्थर से नीचे उतरा और जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हल्का, मुक्त
किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ। और तभी उसकी देह के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भर आई। परियां मंत्रमुग्ध होकर ये दृश्य देख रही थीं और देखते ही देखते नेवला भाई का शरीर रूपांतरित होने लगा। उसके सादे कपड़े बदलकर एक राजसी पोशाक में बदल गए, माथे पर तेज बिखर आया और वह एक सुंदर चमकदार राजकुमार बन गया। और उसी पल उसे अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। एक राजमहल, एक युद्ध, एक अधूरी कहानी। देवकन्या परी की आंखों में स्नेह और गर्व की चमक थी। तभी राजकुमार बने नेवला भाई ने सबके सामने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक सच बताना चाहता हूं। सब शांत हो गए और उसने आगे कहा, पिछले जन्म में मैं एक जिद्दी और शरारती राजकुमार था। एक दिन खेल खेल में मैंने एक नेवले को मार दिया, बस यूं ही, बिना सोचे। तभी पास से एक आर्षी गुजरे। उन्होंने सब देखा और गुस्से में बोले, दुष्ट, तू अगले जन्म में नेवला बनकर ही जन्म लेगा। मैंने बहुत विनती की, बहुत पछताया, तो उन्होंने एक शर्त रख दी, अगर अगले जन्म में तू परीलोक की किसी परी की सच्चे मन से मदद करेगा तो अपने असली रूप में लौट आएगा। इतना कहते हुए नेवला भाई की आंखें नम हो गईं और फिर वह देवकन्या की ओर मुड़ा। अब जब सब जान गए हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवकन्या परी की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराई और सिर हिलाकर हां कर दिया। फिर क्या था, दोनों खुशी खुशी परीलोक से वापस पृथ्वी पर लौट आए। सबसे पहले नेवला भाई अपनी मां के पास पहुंचा, जो अब पहले से ठीक थीं, पर बेटे को देख पहचान नहीं सकी। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो मां की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। देवकन्या ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जहां भी जाऊं। धीरे धीरे गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो सब उसे नेवला राजकुमार कहकर बुलाने लगे। उसकी शादी पूरे इलाके में चर्चित हो गई। ऐसी भव्य अनोखी शादी किसी ने नहीं देखी थी। सारे भाई जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब बस देखते रह गए। अब नेवला राजकुमार की पहचान सिर्फ उसके साहस या जादू के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह हर किसी की मदद करता था, दिल से, बिना किसी लालच के। और यही सबसे बड़ी बात थी। आखिरकार उसे उसकी सच्चाई, उसका पश्चाताप और उसका प्रेम, तीनों ने एक ऐसा मुकाम दिया जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। और अब जब कहानी खत्म हो चुकी है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि शायद किसी और के दिल को भी ये कहानी उसी तरह छू जाए जैसे आपके दिल को लगी है। राधे राधे।